हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि आपको अल्टरनेट डे मैं क्लास लूँगी। एक दिन क्लास 11th, अगले दिन 12th, ठीक है? ऐसे करके मैं आपको पढ़ाऊँगी क्योंकि दोनों बच्चे हैं हमारे पास। सेकेंड क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही सही हो। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो वेल बींग हर एस्पेक्ट से होना चाहिए। जैसे कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये नहीं कि किसी को एसटीडी डिजीज है तो सोसाइटी से बाहर निकाल दिया। आपकी मेंटलिटी सही होनी चाहिए। फिर आपको सोशली सही होना है, ठीक है? इमोशनली सही होना है, अपने पार्टनर के साथ इमोशनली जुड़ना है। तो आपको हर तरीके से सही होना है, ठीक है? और ये बहुत लोगों की थिंकिंग है, स्टे फ्री बोल दिया, कॉन्डोम बोल दिया, गलत हो गया, दिस डैट। अरे नहीं, देखो आपको हर तरीके से वेलबींग होना है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव करने के लिए आपको सारे एस्पेक्ट से, सारे तरीके से आपको सही होना है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली, हर तरीके से। तब जाकर के आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करोगे। और ये डेफिनेशन है WHO का, ठीक है? तो इसके बारे में मैं लेक्चर लंबा चौड़ा आपको आगे के स्लाइड में लगाई हूँ। पहले आप मेरी बात सुनो। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एमनियोसिंथेसिस एक टेक्निक है जिसमें कि क्या होता है, जब यूट्रस में बेबी होता है तो इंजेक्शन से हम फ्लूइड निकालते हैं, ठीक है? वो एमनियोटिक फ्लूइड, वो एमनियन के अंदर होता है ना, उस फ्लूइड को हम इंजेक्शन से निकाल करके, और उसमें बच्चे के मतलब वो पानी भरा होता है। पता है, बच्चे एक थैली में होते हैं, थैली में पानी भरा होता है। तो क्या होता है, बच्चे की कुछ जो सेल्स है ना, वो आपको उस फूल करके निकल जाती है और उस पानी में मिल जाती है। कुछ यूरिन के ट्रेसेस मिलते हैं। तो इंजेक्शन से जब आप वो फ्लूइड निकालोगे ना, तो आपको सेल्स भी आ जाएंगे और यूरिन भी आ जाएंगे। तो क्या होता है, वो जो सेल्स है ना, इससे बच्चे की सेक्स भी पता चल जाती है कि एक्स क्रोमोजोम है कि वाई क्रोमोजोम है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी पता चलता है कि क्रोमोजोम टूट तो नहीं गया है, कहीं एक एक्स्ट्रा कॉपी तो नहीं आ गया है, ठीक है? लेकिन क्या है, लोग मिसयूज ज्यादा करते हैं। फीमेल फिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या के लिए इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए इंडिया में बैन हो चुका है, ठीक है? बट मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एमनियोसिंथेसिस कैसे होता है और इसमें कौन कौन से डिजीज जो आपको नीट में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स बिगिन इट बच्चों। एमनियोसिंथेसिस की, एमनियोसिंथेसिस एक टेक्निक है बच्चों, जिसमें क्या होता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन लेते हैं। और ये है आपकी मम्मा, देखो किस कलर से, ये कलर से बनाए थे। ये है आपकी मॉम, ये आपकी मॉम है, मम्मी। ये मम्मी के यूट्रस में आपका ये बेबी है, फीटस, ठीक है? अब आपको पता है, फीटस के ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है? और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, एमनियन। थैला जैसा होता है, ठीक है? एमनियन। इसमें लिक्विड भरा होता है। तो इस लिक्विड में मतलब पानी भरा होता है, ठीक है? उस फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड, उस फ्लूइड में क्या होता है कि इस बच्चे के स्किन के सेल्स जो हैं, यहाँ पे आपको उनकी ट्रेसेस मिलती है और कुछ यूरिन जो है वो मिलता है इस पानी में, ठीक है? सेल्स भी मिलते हैं, यूरिन भी रहते हैं। तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, एक इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है? और उस इंजेक्शन से क्या करते हैं, इंजेक्ट करके इस पानी को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? इंजेक्शन से इस पानी को बाहर निकाल लेते हैं एमनियोसिंथेसिस के टेक्निक से। जब बाहर निकालते हैं बच्चों, तो ये इसमें सेल्स भी आ जाते हैं, बच्चे की सेल्स, और यूरिन के ट्रेसेस भी आ जाते हैं। तो पहली नंबर बात एमनियोसिंथेसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 16 to 22 वीक पे होता है, यानी 16 से 22 वीक में ये टेक्नोलॉजी होता है। 16 से 22 वीक पे इसका यूज़ किया जाता है बच्चों का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को जानने के लिए कि कौन सी बीमारियां हैं जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है? बट क्या है, फीटल सेक्स के लिए भी लोग इसका यूज़ करने लगे थे। मतलब सेक्स, मतलब जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, इसके जेंडर के लिए लोग यूज़ करने लगा था कि लड़का है कि लड़की है। लड़की होता है तो लोग मार दिया करता है, क्योंकि इस टेक्निक से पता चल जाता है कि क्या है फीटस का सेक्स, ठीक है? तो ये होता है 16 से 22 वीक के बीच में। तो बच्चों क्या होता है, मैं आपको बताई थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप अबॉर्शन करा सकते हो, उसके बाद बहुत रिस्की होता है। तो इस कंडीशन में बच्चा को तो लोग मारना ही चाहता है, ठीक है? यदि सेक्स डिटरमाइन किया है, लड़की है, तो साथ में माँ पर भी उतना ही ज़्यादा ये डेंजरस होता है, ठीक है? अबॉर्शन तो माँ भी मर सकती है और बच्चा भी, इसलिए ये बैन हो चुका है अभी इंडिया में, ठीक है?
खैर ये तो रही ये सारी बातें। अब आगे सुनो आप। ये 16 to 22 वीक पे ये होता है, ये फ्लूइड बाहर निकालता है डॉक्टर, और इस बेबी का जो सेल है उसमें से डीएनए निकालता है, और डीएनए से फिर क्रोमोसोम की पूरी स्टडी करती है, डॉक्टर करते हैं। और उस डीएनए में जो क्रोमोसोम मिला है, ठीक है, तो एक्चुअली कोई आ गया था, सॉरी मैं क्या बोल रही थी, हाँ देखिए क्या बोल रही थी मैं, कहाँ थी, एमनियोसिंथेसिस 16 to 22 वीक पे होता है। बेबी का सेल इंजेक्शन से निकला, फ्लूइड में आया हुआ सेल है, ठीक है, उस सेल में से डीएनए को निकाला गया, फिर क्रोमोसोम की स्टडी की गई, तो देखा जाता है क्या कि कहीं इसका कोई क्रोमोसोम 21वां नंबर 21st क्रोमोसोम पे कोई एक्स्ट्रा कॉपी तो नहीं आ गया है, ठीक है, कहीं कोई क्रोमोसोम का टुकड़ा टूट तो नहीं गया है, ठीक है, कहीं 46 क्रोमोसोम के बदले कहीं 47 तो नहीं हो गया है। तो इस तरह की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता हमको यहाँ से चल जाता है बच्चे के डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, आपको डिजीज़ के बारे में बताते हैं। यदि 21वां क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा कॉपी आके लग गया, ठीक है, क्रोमोसोम पे, तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इससे पता है चलता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक कॉपी एक्स्ट्रा मान लो जुड़ गया, XY होता है नॉर्मल मेल में, यदि एक एक्स्ट्रा X जुड़ गया तो इसको मेल में होता है, ये इसको लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसमें क्या होता है, मेल के स्पर्म में XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल का X फ्यूज करके आपको ये सिंड्रोम बना देता है मेल में, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जेनेटिक्स में पढ़ना है आपको, वहाँ भी पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे ऐसे ही आपको समझा रही हूँ। उसके बाद क्या होता है कि ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक है जो फीमेल में होता है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि मेल में आपको कोई भी क्रोमोसोम नहीं आता और फीमेल का X क्रोमोसोम दोनों फ्यूज होकर के बना देता है X0, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल टर्नर सिंड्रोम, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारे डिसऑर्डर आपको इस इंजेक्शन से निकाले हुए फ्लूइड में जो सेल मौजूद हैं उनसे पता चल जाती हैं, ठीक है। कुछ यूरिन के ट्रेसेस भी आते हैं, देख लीजिए। हाँ, अब क्या होता है कि इससे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर का भी पता चल जाता है। मेनली तो आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यूरिन का ट्रेसेस जो आया हुआ है आपको इंजेक्शंस के थ्रू, ठीक है, यूरिन का जो ट्रेसेस आया हुआ है इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, और उस केमिकल के एनालिसिस करके पता किया जाता है कि कहीं सिकल सेल एनीमिया तो इस बच्चे को नहीं है, कहीं इस बच्चे को हीमोफीलिया तो नहीं है। ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर एग्जाम दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद सिंपल एनीमिया का भी पता चल जाता है उसकी यूरिन से, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए, एमनियोसिंथेसिस बैन है इंडिया में, क्यों, हमारे यहाँ लड़की लोग कम चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इस प्रोसेस में X और Y क्रोमोसोम इजीली दिख जाता है, दोनों का स्ट्रक्चर चूँकि डिफरेंट होता है तो इजीली देखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए तो क्या है, सेक्स जो है वो पता चल जाता है कि मेल का है कि फीमेल का है। इसलिए लोग क्या करते हैं, फीमेल को मार देते हैं, फीमेल भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिसको कि फीमेल फर्टिसाइड कहते हैं। इसलिए इंडिया में ये बैन है बच्चों, ठीक है। जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। मतलब कैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करेंगे, रास्ते में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने में, हम उन सारी बातों पे हम यहाँ पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में कि आखिर ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिलेशन पॉपुलेशन से है, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका उतना ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, फैसिलिटी कम पड़ जाएंगी, सपोर्ट कम पड़ जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटी सपोर्ट, तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है। इसीलिए तो हम दो हमारे दो स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा, मैं पढ़ाऊँगी आगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल। अब देखो, कौन चाहता है कि हम 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करें और उनको ऐसे ही छोड़ दें टेररिस्ट बनने के लिए? सभी चाहते हैं हमारे कम बच्चे पैदा हो, एजुकेटेड हो, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी कपड़ा मिले, अच्छी रोटी मिले, घर मिले। तो इसके लिए क्या है कि अब कोई सेक्स करना तो बंद नहीं करेगा ना,
ठीक है, आपस में इंटरकोर्स करना तो कोई बंद नहीं करेगा। तो क्या है, इसको रोकने के लिए, ताकि हम इंटरकोर्स करें लेकिन बेबी ना हो, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाए जाते हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड इसको बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, इसके पिल्स भी आते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आगे आपको पढ़ाऊँगी मैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के बाद भी प्रेगनेंसी रह जाती है, या कई बार सेक्सुअल असॉल्ट हो गया किसी का, मान लो रेप हो गया, उस कंडीशन में आपको अबॉर्शन करानी पड़ती है। तो इस अबॉर्शन को कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो ठीक है, आप करा सकते हो, उसके बाद बहुत डेंजर हो जाता है। ठीक है, आप पहले महीना करा लो, दूसरे महीना करा लो, तीसरे महीने से बहुत डेंजर हो जाता है ये अबॉर्शन कराना। ठीक है, बच्चे को तो मारा ही जाता है, माँ के लिए भी बहुत डेंजर होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, कि उसके बाद अब मान लो कुछ कपल इनफर्टाइल हैं, 4 साल 5 साल से इलाज करा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट की जा रही है, नहीं हो रहे हैं बच्चे, उनको भी तो बच्चा देना है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनफर्टाइल कपल को अब बेबी देती है। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। यह वैसी डिजीज़ है जो इंटरकोर्स करने के दौरान फैलता है। मान लो किसी एक को सेक्सुअली कोई डिजीज़ है, मान लो एड्स है, उसके साथ किसी ने इंटरकोर्स किया, उसको भी एड्स होगा। फिर वो जितने लोगों को इंटरकोर्स करेगा, जो मल्टीपल पार्टनर वाले बहुत लोग होते हैं जो अनस्टेबल रिलेशन में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस तरह के डिजीज़ को सेक्स के दौरान फैलाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपको पढ़ाया कि अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो क्या है, वेल बीइंग इन फिजिकली, वो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ की फिजिकली सही होनी चाहिए उनकी, इमोशनली सही होने चाहिए वो कपल, बिहेवियरली सही होनी चाहिए उस सोसाइटी की। ठीक है, तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं रिप्रोडक्शन का वो वेल बीइंग होना चाहिए, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी बात है वो सारा का सारा फिट होना चाहिए, सही होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्दी होने के साथ साथ हमारी मेंटलिटी, हमारी सोच सब सही होनी चाहिए। ठीक है, तब कहेंगे कि हम अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर लिए हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन। देखिए हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हम कितने लोगों का केयर कर पाएंगे। आज देखिए जो एक बच्चे किसी मम्मी पापा के हैं, किसी के 4-5 बच्चे हैं, आप देखो केयर किसका ज़्यादा होता है, करेक्ट और नॉट। जिसका एक है उसका ज़्यादा केयर आदमी कर पाता है। चाहे आप खुद ही अपने लाइफ में देखो ना, कोई अगल बगल में है तो, कि पहला बच्चा को कितना ज़्यादा नरिशमेंट, लव वगैरह, जैसे ही दूसरा तीसरा चौथा होने लगता है, ये धीरे धीरे प्रोसेस जो है सब कुछ कम हो जाता है। तो ऐसा है कि बहुत ही मैटर करता है। आपकी पॉपुलेशन कम है तो आप एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हो, ठीक है, अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अच्छी हर सुविधाएं दे सकते हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन को चेक में रखो। ठीक है, सबसे पहले इंडिया 1947 में तो आज़ादी ही मिली थी भारत को। 1951 में यानी 1951 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, फैमिली प्लानिंग 1951 में एक प्रोग्राम बनाया, किस लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अश्योर करने के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए, यानी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए। अभी उसका नाम RCH है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ये क्वेश्चन ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो इसमें क्या है RCH में, कि इसमें आपको फैसिलिटी और सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों, ताकि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्थ को अचीव कर सको। आपकी सोसाइटी में किसी तरह की, जैसे डिलीवरी कराने गए आप, किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इन्फेक्शंस ना हो, किसी कारण से मम्मी मर जाए। पहले के ज़माने में बहुत मम्मियाँ मर जाया करती थी डिलीवरी के टाइम में, बच्चे मर जाया करते थे। ठीक है, क्योंकि ये सब फैसिलिटी नहीं थी। अभी ये RCH जो है इसके अंतर्गत आपको फैसिलिटी और सपोर्ट देना है, मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए।
अब दूसरा है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, कैसे जागरूक करना? देखिए, अभी रिप्रोडक्शन के बारे में सबको जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जानना है ना कि मतलब मत रह जाए, मान लो कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, किसी को रह गया, तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि आगे क्या स्टेप्स लेनी है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। सेक्सुअली किसी के साथ किसी ने इंटरकोर्स किया, हाइजीन भी तो मेंटेन करना है ना। वैसे नहीं कि किसी को एसटीडी डिजीज है, इंटरकोर्स किया, बीमारी फैला दिया। अरे भाई, उसका तरीका है, तरह तरह के डिवाइसेस आते हैं, आप उसका यूज़ करो, तब आप जो करना है करो। तो ये सब जो है ना, अवेयरनेस होना चाहिए रिप्रोडक्शन के प्रति। ऐसा भी नहीं कि मतलब रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, मल्टीपल पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, पता ही नहीं है कंट्रोल कैसे करें बच्चे को, पॉपुलेशन चेक में कैसे रखें अपने जो बच्चे हैं। बहुत कपल ऐसे पहले होते थे जिनको पता ही नहीं था कि बच्चे को कंट्रोल कैसे करें। पैदा होने से मल्टीपल बच्चे हुए जा रहे हैं। एनीवेज, वो आगे पढ़ाऊंगी। यहाँ आप देखो क्या हो रहा है। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया। देखिए अभी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, देखना टीवी में प्रचार देता है, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा है, ये एनजीओ वाले बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, ये सब ऐड कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों रिप्रोडक्शन के प्रति, ये सब नॉलेज जाने सेक्स से रिलेटेड, ये सब जो हाइजीन है, मेडिकेशंस है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ये सब जाने इसके बारे में। ठीक है, अभी क्या है कि पहले के ज़माने में लोग बच्चे थे, मतलब बच्चियाँ थीं, तो क्या है उनको पीरियड आता था तो वो अपने पेरेंट्स से डरती थी, पापा से। मतलब रास्ते में गई, उनको पीरियड आ गया तो अपने फादर से डर रही हैं कि नहीं बोलेंगे कि हमको पैड खरीद के दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस होना सबके लिए ज़रूरी है, आपको इसमें कोई गलत नहीं है। पेरेंट्स को भी चाहिए सपोर्ट करना बच्चे का। मान लो बच्चे भूल चूक से, एज है, एडोलसेंस को आए, कुछ कर दिए, ठीक है, हो गया, किसी के साथ रिलेशनशिप उन्होंने बना लिया, तो उसमें क्या है, पेरेंट्स क्या करने लगते हैं, मतलब तिल का तार राई का पहाड़। ठीक है, वही बोलते हैं ना, बस छोटी सी बात क्या, आप उसको सॉल्व करो ना प्रॉब्लम। आप बच्चे को मार रहे हो, गलती सब तो हो गया। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को अवेयर करे रिप्रोडक्शन के प्रति, पहले से ही उसको सिखाए, पढ़ाए, समझाए। ठीक है, फिर क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये नहीं कि किसी के बच्चे रिलेशन में है तो हाँ उसका बच्चा खराब है, इसका बच्चा खराब। अरे नहीं, उसको सिखाइए कि गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप उसको, जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों को चाहिए कि सेक्स से रिलेटेड बातें बताया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए। ठीक है, अब टीचर ही शर्माने लगेंगे स्टे फ्री के बारे में पढ़ाने में, कॉन्डोम्स के बारे में पढ़ाने में, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? मम्मी पापा तो नहीं सिखा रहे हैं। अब आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चे से खुल के बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, उसके बाद है सेक्स एजुकेशन। क्या होना चाहिए स्कूल वगैरह में? ठीक है, जब बच्चे एडोलसेंस को आते हैं तो उनको एक मिसकंसेप्शन होती है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, मतलब सेक्स से रिलेटेड बातें में उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, पहले, अब तो नहीं, पहले के ज़माने के बच्चों को तो ये भी नहीं पता था। पहले सोचते थे बच्चे की किस कर दिया तो प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल। ठीक है, खैर अभी बच्चे मैच्योर होते जा रहे हैं कम उम्र में ही। ठीक है, तो पहले मतलब ऐसा बच्चों को लगता था। फिर कुछ बच्चे पूछते थे कि बच्चे कहाँ से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हो सकता है आप लोग में भी कोई ऐसे बच्चे होंगे, अपने मम्मियों से पूछते होंगे बच्चे कहाँ से आते हैं, तो मम्मियाँ बोलती हैं कि गॉड आते हैं, फरिश्ता गोद में लेके दे के जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सेक्स एजुकेशन भी स्कूल में होना चाहिए ताकि बच्चों को सच्चाई का पता चले। ऐसा नहीं कि फरिश्ता, उनको पता चले कि फरिश्ता आए गोद में बच्चे देकर चले गए। काफ़ी दिनों तक बच्चों को इवन आफ्टर एडोलसेंस भी यही पता चलता था। अब तो खैर स्कूल वगैरह में चैप्टर्स वगैरह दिए गए हैं तो अवेयर किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसटीडी। अब इसमें हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना है क्या कि जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव, जैसे बच्चा है, जैसे ही प्यूबर्टी की तरफ जाती है या लड़का एडोलसेंस की तरफ जाता है तो क्या होता है, उसके बॉडी में चेंजेज आते हैं। तो ये सारी चेंजेज के बारे में उनको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके फिर उनकी ऑर्गन में भी चेंजेज आते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता नहीं है, बच्चे सीधे डर गए, क्या हो गया, मेरी आवाज़, लड़के हैं
एडोलसेंस को आए, ठीक है, वो डर गए, मेरी आवाज़ इतनी भारी कैसे हो गई, ठीक है। तो ये सब नॉलेज उनको होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि माउथ को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एडोलसेंस में बार बार बोलती हूँ, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बचपन से एडल्ट होने तक का जो एक एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है जहाँ रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होता है, 13 साल की उम्र में लड़कों में होता है। वहाँ बच्चे चाइल्डहुड से सीधे एडल्टहुड में चले जाते हैं, ठीक है। आवाज़ भारी हो जाती है, बदन पे बाल आ जाती हैं, लड़कियाँ फ्लावर जैसी हो जाती हैं, कलियों जैसी, पतली आवाज़ हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस मेल फीमेल में देखने को आपको मिलते हैं। मेल में मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये एडोलसेंस वही फेज है जिसमें रैपिड चाइल्डहुड से एडल्टहुड में बच्चे चले जाते हैं। कभी कभी देखना गर्मियों की छुट्टी में बच्चे गए, उधर से आ गए एकदम जवान बन के, गए थे तो बच्चे थे छुट्टी में, 1 महीने की छुट्टी में लौटे तो एडल्ट बन के आते, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं। चलो आगे मैं पढ़ाती हूँ, बहुत हंसती हूँ मैं। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्स, उसके बाद बच्चों को ये चीज़ भी नॉलेज होना चाहिए कि यदि सेक्स कर रहे हैं तो हाइजीन को मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन फैला दें, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया वायरल जितना भी डिजीज़ हुआ है तो सबको फैला दे। ये सब हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। फिर मान लो प्यूबर्टी पे कोई लड़की है, उसको नॉलेज होना चाहिए कि पैड कैसे यूज़ करते हैं। आजकल तो टैम्पॉन पता नहीं बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, ठीक है, बट कैसे यूज़ करते हैं, कितने घंटे में चेंज करने हैं, ठीक है, ये सब नॉलेज होना चाहिए लड़कियों को, ठीक है। तो ऐसा है, लड़कों को भी सेक्स के प्रति ये सब बातें पता होना चाहिए कि हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे STD डिजीज। ये ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्स करने के दौरान फैलती है, जैसे कि एड्स, ठीक है। क्या है, ऐसे हम एड्स वाले पेशेंट के साथ खाना खा रहे हैं तो हमें एड्स नहीं फैलेगा। एड्स फैलने के बहुत सारे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेसेंटा से, बट मेनली STD भी है क्योंकि वो एक कॉज उसमें से सेक्स भी है जिसके दौरान एड्स फैलता है, ठीक है। अभी एड्स है, किसी को तो दिमाग में ये नहीं चलाने का कि सिर्फ सेक्स से ही फैलता है, वो सेक्सुअल किसी के साथ रिलेशन बनाया होगा तो उसको एड्स हो गया। एड्स होने के बहुत सारे ये हैं, ठीक है, कॉज हैं। मतलब टू द पॉइंट हम इस चैप्टर में ऐसे बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो सेक्स करने से फैलते हैं, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर बनाने से फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं, बच्चों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, तब हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव एक हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे। अब देखिए, उसके बाद इसके अंदर हमको पढ़ना है ये सब लाइन है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट नहीं करता है, या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अगला है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। देखो क्या है, कई बार इसमें हमको पढ़ना है बर्थ कंट्रोल डिवाइस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। देखिए, बहुत सारे ऐसे फर्टाइल कपल हैं, लोग हैं जो कि बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर मैरिजेबल ग्रुप के जो लोग हैं, मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, ठीक है, और अभी नए नए हैं, बच्चा नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसे भी लोग तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, बच्चा नहीं चाहते हैं वैसे लोग, ठीक है, या बहुत सारे फर्टाइल पीपल हैं, इंटरकोर्स तो करते हैं बट बच्चा नहीं चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस है, बहुत सारा है, पिल्स आता है, बहुत सारा डिवाइस है, इंजेक्शंस है कि आपको बच्चा नहीं होगा, आप इंटरकोर्स करोगे, ठीक है। तो ये सारी मेथड्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद यदि मदर प्रेग्नेंट है तो उसका केयर करना भी तो ज़रूरी है, तभी तो आज के रेट में मम्मियाँ कम मर रही हैं। तो पहले तो मम्मियाँ बहुत मरती थी, प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता था कि एक दूसरी जन्म होती है माँ की, ठीक है। आज तो बहुत सुविधा हो गया है, अब तो मतलब अभी तो इतना ज़्यादा फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ अच्छा हो गया है, मैं क्या बोलूँ, पहले के कंपैरेटिवली में आप लोग अपनी मम्मी से, दादी माँ से पूछ के देखना तो वो बताएंगी आपको, ठीक है। उसके बाद पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल का मतलब जानते हो, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, आफ्टर बर्थ का, जैसे डिलीवरी के बाद जो होता है ना उसको पोस्ट नेटल कहते हैं, और पूरा प्रेगनेंसी के पीरियड को प्री नेटल कहते हैं,
ठीक है। प्रीनेटल प्रेगनेंसी पीरियड हो गया और पोस्टनेटल आपका आफ्टर बर्थ का पीरियड हो गया। तो पोस्टनेटल जो है के बाद हम बच्चे और माँ दोनों का कैसे ख्याल रखें, ध्यान रखें, ये सब हमारा RCH के अंदर है और ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्या फ़ायदा है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। हम सबको पता है डिलीवरी के बाद येलो कलर का कोलोस्ट्रम निकलता है जो बच्चे के लिए एंटीबॉडी, बहुत ही अच्छी एंटीबॉडी होती है। तो ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, ठीक है। अभी देखो न्यूज़ वगैरह, TV वगैरह पे भी बहुत सारा ऐड करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, नॉन गवर्नमेंट की तरफ से सब ऐड आती रहती है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। उसके बाद इसमें है आपको कि इक्वल इम्पॉर्टेंस ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। देखो अभी क्या है, अभी भी इंडिया में फीमेल चाइल्ड को फिटिसाइड की जाती है, मतलब भ्रूण हत्या होता है। कभी सोचते हैं लोग दहेज के कारण, कभी सोचते हैं सोसाइटी में अपनी ऑनर के कारण, ठीक है, तरह तरह की मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जिसके कारण लोग आज भी फीमेल है, पहले से तो बहुत चेंज हो गया है, बट आज भी किसी किसी के ऐसे घरों में मिलता है कि फीमेल जो है मेल डोमिनेंट घर है, ठीक है, फीमेल की वहाँ बस एज अ स्लेव यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर चीज़ में मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज, सेक्स क्राइम। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी के साथ सेक्स अब्यूज, सेक्स क्राइम हुआ, जैसे कि रेप हो गया, ठीक है, रेप हो गया तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए कि वो पुलिस में जाके FIR करे, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो डर के सुसाइड कर ले। हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको अप्रिसिएट करना चाहिए कि जाके पुलिस को कंप्लेन करें, या अपने बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि रेप गलत चीज़ होता है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्स क्राइम, सेक्सुअल एब्यूज़, ये सब बहुत गलत होता है। किसी के साथ इस तरह का जोर ज़बरदस्ती किसी को आप कुछ कर रहे हो तो ये सब अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके, ये सारी सेक्सुअल एब्यूज, सेक्स क्राइम जो है वो उसको रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी लेना, लोगों को अवेयर होना। इसलिए नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर बन रहे हो तो आपको ये सब पढ़ना ज़रूरी है, नहीं, हर बच्चा जो अभी मेरा क्लास लगा रहा है, जो मेडिकल का तैयारी नहीं भी कर रहा है, जो बोर्ड में है, जो बोर्ड में नहीं भी है, नॉर्मली भी यदि कोई एजुकेशन के लिए या फिर नॉर्मली किसी को नॉलेज के लिए, तो भी ये सब बातें उनको जानना ज़रूरी है, उनके लाइफ से रिलेटेड है ये बातें, मेल फीमेल दोनों को, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब के बारे में अवेयर होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत लोग कहने में डरते हैं आज भी इंडिया में, क्या मैं इनफर्टाइल हूँ, नहीं बोल सकते, फीमेल हो या फीमेल हो, मेल है तो स्पर्म काउंट कम है तो कैसे कम है, मतलब एक अजीब सी उनकी धारणाएं बन गई हैं। अरे बाबा, आजकल की लाइफस्टाइल है, कुछ भी हो सकता है, किसी उम्र में किसी को कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है कि मेरा काउंट कम है, लोग क्या बोलेंगे, पीपल क्या सोचेंगे, बेवकूफ़ हो क्या आप? हाँ, अभी आप 2021 आने वाला है और इस तरह की सोच हम रखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं आपको RCH के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के बारे में जानना है, डिलीवरी के बारे में जानना है, कॉन्सेप्शन के बारे में जानना है, ये सारी की सारी आपको RCH के अंदर आती है। फिर अबॉर्शन के बारे में, प्रॉपर तरीके से अबॉर्शन कराएं, ये नहीं कि आप घर में ही अबॉर्शन करने लग गए। STD के बारे में जानना है, ये सब RCH के अंतर्गत ये सब है पढ़ना। उसके बाद आपको पढ़ना है रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया। देखिए एक लखनऊ में, इंडिया में लखनऊ, अभी तो शायद प्रयागराज करके नाम हो गया है, लखनऊ में इंस्टीट्यूट है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने एक फीमेल के लिए मुंह से खाने वाला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि आप इंटरकोर्स करोगे बेबी नहीं होगा, ठीक है, गर्भ निरोधक, ठीक है, गोली, उसको बनाया जिसका नाम सहेली, ब्रांड NCERT में दिया है, आ सकता है नीट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम है सहेली। ये तीसरे दिन से 5वें दिन, पीरियड के तीसरे से 5वें दिन में स्टार्ट किया जाता है और ये 21 डेज का पील होता है, ठीक है। उसके बाद छोड़ने के बाद विदिन 7 डेज आपको साइकिल आ जाती है, ठीक है। तो ये एक ब्रांड दिया हुआ NCERT में कि आपको ऐसा है, ये सब नॉलेज होना चाहिए।
उसके बाद आपको देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़, प्री नेटल केयर ऑफ मॉम, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मॉम एंड चाइल्ड डिक्रीज। देखिए अभी क्या है, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है कि जो मम्मी प्रेग्नेंट हो रही है तो 9 महीना उनका इलाज चलता है हॉस्पिटल में। बच्चे को डॉपलर करके, अल्ट्रासाउंड करके, सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि बच्चे की मूवमेंट क्या है, बच्चा हेल्दी है कि नहीं, बच्चे को कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मम्मी हेल्दी है कि नहीं, मम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब फैसिलिटी अभी आपको मिल रही है, ठीक है। इसके अंदर ये सब भी आती है RCH के अंदर, ठीक है, आपको इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। उसके बाद क्या है बच्चों, इस कारण से क्या हुआ है कि डिक्रीज हो गया है मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मतलब पहले जो मम्मी और बच्चा यानी जच्चा और बच्चा मरता था, अभी गवर्नमेंट का एक स्कीम है जच्चा बच्चा करके, मैं इसलिए बोल दिया, आप लोग समझ जाओगे क्या है। किताबी लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई करके बताने में ना बच्चे ज़्यादा समझते हैं। किताबी लैंग्वेज पढ़ना है तो किताब में सब कुछ है, जाओ पढ़ो, ठीक है, फिर टीचर की क्या नीड है। तो थोड़ा मॉडिफाई करके बताती हूँ ताकि आप लोग जब बुक्स पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये लाइन क्या बोल रही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है अभी इतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगा है कि जच्चा बच्चा दोनों जो है वो बच रहा है। इसका रेट, मरने का जो रेट है वो कम हो गया, मम्मी बच्चे दोनों अब बच रहे हैं, पहले ज़्यादा मरते थे, ठीक है। आगे देखिए, छोटा परिवार होगा, ठीक है, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। मैं बताती हूँ, आपको बार बार बोलती हूँ, कम बच्चा होगा, महंगे स्कूल में आप पढ़ाओगे, अच्छे कपड़े दोगे, अच्छे खाना दोगे। बड़ी फैमिली होगी तो सबको, अभी मान लो आपकी सैलरी 10,000 है, एक बच्चा है तो आप एक पे 5,000 खर्च कर रहे हो पर मंथ। यदि आपको 4 बच्चे हैं तो आप कैसे मैनेज करोगे, कितना पड़ेगा, सोचो खुद ही। तो इसलिए छोटा फैमिली रखो, खुश फैमिली रखो, ठीक है। उसके बाद STD का क्योर करना, ये भी RCH के अंदर है, ठीक है। मैं जस्ट टू अब हम पढ़ेंगे क्या कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले लोगों को एजुकेट करिए, अवेयर करिए, समझाइए क्या कि छोटी फैमिली होगी, खुशहाल फैमिली होगी। इवन हमारा गवर्नमेंट कर भी रहा है, हम दो हमारे दो का स्लोगन भी चला था, याद है। उसके बाद अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक पोस्टर देखना चिपका रहता है जिसमें हैप्पी मम्मी पापा होते हैं और एक बेटा एक बेटी होता है, और एक हैप्पी पोस्टर हैप्पी फैमिली का दिखाया रहता है। ये सब गवर्नमेंट कर रही है लोगों को अवेयर करने के लिए कि कम फैमिली रखें। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही चाइल्ड रख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, 1 चाइल्ड नॉर्म को अपना रहे हैं। ऐसे कपल बहुत हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो मैरिजेबल, जो शादी वाला जो एज, मतलब रिप्रोड्यूसिबल एज जिसमें आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो मैरिजेबल एज है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपको शादी का। पहले के ज़माना में 16-17 साल में शादी हो जाया करती थी, इवन इससे भी पहले मे बी, आई डोंट नो, ठीक है, मे बी होती थी। अभी हमारा गवर्नमेंट क्या किया है, एज को बढ़ा दिया है। क्यों? ताकि मेल फीमेल समझदार बच्चे समझदार होंगे तो उनको समझ में आएगी कि हमें बच्चे कितने रखने हैं, कैसे रोकने हैं कि पैदा ना हो बहुत सारे बच्चे। इसके लिए फीमेल का 18 साल और मेल का 21 साल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है फिलहाल। शायद फिर चेंज होने वाला है ऐसा, मैं तो फॉरेन में हूँ, मुझे सुनने में आया है, ठीक है। उसके बाद इंसेंटिव देनी चाहिए, छोटी फैमिली है जिसको एक बच्चे हैं उसको ज़्यादा, मतलब एज अ अवार्ड, इंसेंटिव समझ रहे हो, गवर्नमेंट को कुछ अवार्ड अप्रिसिएट करने चाहिए। तो एक बच्चे हैं उसको ज़्यादा, 2 हैं तो उनको भी देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इंसेंटिव देनी चाहिए स्मॉल फैमिली को। इवन दे रहे हैं, नॉट देनी चाहिए, मिल रही है, ठीक है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग, देखिए बहुत ज़रूरी होती है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको फैमिली प्लान करिएगा ना तो इससे क्या फ़ायदा है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एक अच्छी लाइफ आप अचीव करोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप बर्थ कंट्रोल करो, ज़्यादा बच्चा पैदा मत करो, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, बर्थ रेट मेंटेन रहेगा, चेक में रहेगा, ये नहीं कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टू द पॉइंट ये कहना चाह रही हूँ, छोटा फैमिली रखो, बर्थ कंट्रोल जो मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यूज़ करो, ठीक है, और एक खुशहाल फैमिली रखो। आगे देखो, अब पढ़ना है एमनियोसेंटेसिस के बारे में। एमनियोसेंटेसिस में क्या बोल रहा है कि देखिए, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी मेथड है जिसमें इंजेक्शन से, ये है आपका बेबी,
कर रहे हैं पॉपुलेशन का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्ल्ड में 1900 में पॉपुलेशन था 2 बिलियन। अब आप सोचो 2000 में, ठीक है, कितना हो गया 6 बिलियंस। ठीक है, साइड में मैं लिख देती हूँ कहीं यहाँ पे, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और बिलियन का मतलब होता है अरब। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो अब देखिए आपको 3 फोल्ड यहाँ पे देखिए इंक्रीज कर गया, यहाँ पे 3 फोल्ड इंक्रीज किया। और यहाँ पे देखा गया 2011 में, यानी 2000 से 2011 में, मतलब 11 सालों में पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की 6 बिलियन से 7.2 बिलियन हो गया। क्या मतलब ग्रोथ रेट है, देखते जाइए। ठीक है, अब देखिए इंडिया की बात करते हैं। 1947 में हमारा देश तो आज़ादी हुआ था, उस टाइम में 350 मिलियंस जो था वो पॉपुलेशन था। ये डाटा याद रखिएगा, नीट में आ सकता है। 2000 में देखा गया तो ये 1 बिलियन था। ठीक है, और 2011 में देखा गया 1.2 बिलियन था। ठीक है, क्या ग्रोथ है इंडिया की, देख लो। ग्रोथ रेट जो है लगभग 2%, मतलब थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा कम 2% से। ठीक है आपको इंडिया में, मतलब आपको हर साल 1000 पे 20 लोग ऐड हो रहे हैं। क्या पॉपुलेशन है, इस हिसाब से 30 साल में तो बेटा डबल हो जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, 30 साल में ही डबल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ा, ये अभी ऐसा हो क्यों रहा है, इतना हाई मतलब पॉपुलेशन ग्रो क्यों कर रहा है? क्या है बेटा कि पहले के ज़माने में जब प्रेगनेंसी होती थी तो माँ बहुत मर जाती थी, बच्चे मर जाते थे। जो रिप्रोड्यूसिबल एज के जो कपल थे वो कम हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि उनको तरह तरह के इन्फेक्शंस प्रॉब्लम्स हुआ करती थी तो वो डाई कर जाते थे। अभी इतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी वगैरह दे दिया गया है, तरह तरह के मेडिकेशंस आ गए हैं, फिर ये जो भ्रूण हत्या रोक दिया गया है, अबॉर्शन रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो इस कारण से क्या है कि आपका जो मोर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया है, कम मर रहे हैं। ठीक है, MMR मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब मम्मियों की मरने की संख्या, और IMR मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अभी ये सब कम हो गया है बच्चों। अब कहाँ बच्चे मरते हैं, पहले के ज़माने में बच्चे भी मर जाया करते थे, पता नहीं कौन कौन सी उनको बीमारी हो जाती थी, पेरेंट्स को पता नहीं चलता था, घर में ही डिलीवरी हो जाती थी, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता था। तो ऐसा केस अब आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या है MMR और IMR, यानी MMR मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये कम हो गया। ठीक है, फिर डेथ रेट कम हो गया है। पहले जो था ये बीमारियाँ मतलब कि क्या था, प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता था ओल्ड लोगों का। अभी क्या है, ओल्ड लोगों को भी हम बचा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। कोई बीमारी होती है तो हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, स्टोन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, हम इलाज करके बचा ले रहे हैं ओल्ड लोगों को भी। तो क्या है, लोग कम मर रहे हैं, तो कम मर रहे हैं तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना, है कि नहीं? तो डेथ रेट कम हो गया है। उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज। ऑब्वियसली क्या है, अब इतना सारा हाइजीनिक सेक्स, मतलब हाइजीन सेक्स मेंटेन हो रहा है, तरह तरह के कंट्रासेप्टिव पिल्स, तरह तरह के डिवाइसेस आ गए हैं, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो गए हैं। तो ये जो रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग हैं ये क्या हो रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, जिससे जो है पॉपुलेशन